नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है हम लोग लगातार छत्तीसगढ़ के जनजाति वाले सेक्शन को कवर कर रहे थे और छत्तीसगढ़ की जनजाति में हमने सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जनजाति के बारे में देखा कि छत्तीसगढ़ में जो जनजाति जनसंख्या है वो कितनी है। तो हमने पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ में जनजाति जनसंख्या को हमने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में जनजाति जनसंख्या कितनी है भैया। तो हमने देखा था 78,22,902। ये रोज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आपको एक बार दिमाग में ये आंकड़े बैठ जाए। पूरे छत्तीसगढ़ के 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में जो जनसंख्या थी वो 2,55,45,198 आपको दिखाई देता है छत्तीसगढ़ के टोटल पॉपुलेशन। लेकिन इसमें से 78,22,902 ये टोटल एसटी पॉपुलेशन है। याद रखिएगा किसकी पॉपुलेशन है? एसटी पॉपुलेशन है। और ये परसेंटेज में कितना है? परसेंटेज में तो 30.62% आपको हमने पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, एसटी के जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में मैंने बताया है। इसमें मैंने बताया था क्या आपको? मैंने बताया था छत्तीसगढ़ में जो टॉप जिले हैं जनसंख्या के अनुसार, उसके लिए आपको मैंने ट्रिक बताया था। उसका ट्रिक था जबरा। क्या था? जबरा आपने पढ़ा भी है। जबकि परसेंटेज के अनुसार सबसे अधिक वाले हमने देखा था सू बी ना, ऐसा हमने ट्रिक देखा हुआ था। और आपको मैंने कम का उस दिन और कमेंट करने के लिए कहा था। आज भी मैं बोल रहा हूँ दोनों के कम का, जो कि ये जनसंख्या वाला है और ये प्रतिशत वाला है, ये दोनों का आपको कमेंट करके बताना है। इसको भी मैंने ट्रिक से बताया है। अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो आपको इसीलिए पहले दिन से पहले वीडियो को देखने की आवश्यकता है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। आप सभी को और एक बात बता दें जो कि एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप समझेंगे। हमारे एप्लीकेशन पर हम लोग CGSI कांस्टेबल और होमगार्ड, नगर सेना, साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड, ये 4 एग्ज़ाम आपको हमारे एप्लीकेशन की जगह पर आपको दिखाई देंगे। हमारे YouTube पर आपको पूरा फ्री में आपको दिखाई देगा। हमारे YouTube चैनल पर ये 4 एग्ज़ाम के प्रिपरेशन हम हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें इन 4 एग्ज़ाम में से CGSI कांस्टेबल, नगर सेना और फॉरेस्ट गार्ड के लिए हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है टेस्ट सीरीज़। क्या चल रहा है? टेस्ट सीरीज चल रहा है। आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं और परचेस करके टेस्ट सीरीज आप क्या कर सकते हैं? अपना स्तर, अपना मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगर आज हमारे साथ कोई मित्र पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनको सिर्फ क्या करना है? उनको सिर्फ करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना है आपको प्रेस, साथ साथ आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तब हमारा यह प्रयास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाता है। ठीक है, अगर आप आज पहली बार आ रहे हैं और आपको छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है और आपके सामने पैसा कोई प्रॉब्लम है, पैसा कोई बाधा है, तो आपको हम कह देते हैं आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में जाकर के छत्तीसगढ़ का जो वीडियो लेक्चर डला हुआ है आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 2025 के अभी के वीडियोस हैं वो आप अभी पढ़ेंगे और आप ये पाएंगे कि आपने जहाँ से किसी कोर्स को परचेस किया था और आप पूरा नहीं पढ़ पाए थे और आपको समझ में नहीं आया था, आप एक बार पढ़ के देखिएगा। आपको बिल्कुल भी है ना, कहीं पर भी ऐसे मायूस होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा हुआ है? प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा हुआ था PVTG के बारे में, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इसके बारे में हमने पढ़ा था। 2006 में इस नाम को दिया गया था। इससे पहले इसको PTG कहा जाता था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के नाम से जाना जाता था। 2006 से इसको PVTG कहते हैं। हमारे यहाँ कुल टोटल संख्या 7 है, जिसमें से मैंने बताया था केंद्र वाला क्या है, सेंट्रल वाला क्या है। केंद्र वाला, केंद्र संरक्षित कितना है? तो हमने देखा था यहाँ पर 5, जबकि यहाँ पर हमने राज्य संरक्षित क्या देखा था? राज्य संरक्षित हमने देखा था 2। और इसके लिए भी ट्रिक आपको मैंने बता दिया था, AB का स्क्वायर, K का स्क्वायर, यहाँ पर भुंजिया और पंडो, ये सभी हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति के बारे में। देन उसके बाद में बस्तर संभाग में पाई जाने वाली जनजातियों को कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हम छत्तीसगढ़ के बाकी सभी जनजातियों के बारे में
बताएंगे। आप में से बहुत सारे मित्रों का ये डाउट है कि क्या हम एक जगह यहाँ पर गोंड जनजाति, कमार जनजाति, कोरवा जनजाति, है ना, इन सभी जनजातियों को पढ़ रहे हैं, ये बाद में इनसे संबंधित और चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो आपको सीक्वेंस में बताते हुए चल रहा हूं, उस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। जो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है उन सभी का तोड़ हम लेकर के बैठे हुए हैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ। जैसे ही मैं इसको टॉपिक वाइज आपको कवर करवाऊंगा, देन उसके बाद में इनके अलग से यूथ क्लब जो बने हुए हैं, युवागृह, वो हम पढ़ेंगे, इनके पर्व को पढ़ेंगे, इनके नृत्य को पढ़ेंगे, इनके देवी देवताओं को पढ़ेंगे, इनके पेय पदार्थ को पढ़ेंगे, इनके फार्मिंग जो टाइप्स हैं उनको देखेंगे, कृषि पद्धतियां को देखेंगे हम लोग। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, हम जो आप सोच रहे हैं उससे एक कदम आगे पढ़ने वाले हैं, आप बिल्कुल फ्री रहिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोंड जनजाति की। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। अभी अभी मैंने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ कुल टोटल पॉपुलेशन कितना है, मैंने बताया था 2011 की जनगणना को अगर हम बेस माने तो 2,55,45,198 आपको दिखाई देता है हमारे यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल पॉपुलेशन आपको दिखाई देता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसी में से, तो मैंने कहा था शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या इसी में से कितना है, 78,22,902। ये आप सभी को अच्छे से पता है। और ये जो ट्राइब्स ग्रुप आप देख पा रहे हैं, इनमें से भी अगर आप देखेंगे तो आपको 42 लाख, है ना, 42,98,404 ये जनसंख्या आपको दिखाई देती है। किसकी? सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे ये जनसंख्या है गोंडों की। किसकी? गोंड जनजाति की संख्या है ये जनसंख्या। तो आप देख पा रहे होंगे जो टोटल पॉपुलेशन है उसका एसटी पॉपुलेशन इतना है, लेकिन इस एसटी पॉपुलेशन में भी सर्वाधिक पॉपुलेशन अगर आप देख पाएंगे तो आपको दिखाई देगा 42 लाख के आसपास, जो कि परसेंटेज में आप देखेंगे अभी 56% होता है। कितना? 56%। तो राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आप कहेंगे सबसे बड़ी जनजाति है राज्य की, ये है भैया कौन सी जनजाति जी? तो आप कहेंगे ये जनजाति है गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। अच्छे से इस बात को याद रखिएगा। इसको यहां पर मैं अभी ऐसे ही रख दे रहा हूं, लेकिन आगे मैंने चूंकि इसको बताया हुआ है इसलिए अभी यहाँ पे हटा दे रहे हैं। संख्या को जो मैंने बताया है उसको याद रखिएगा। आगे इसको मैंने लिख दिया है आप सभी के लिए, इसलिए इसको अभी हम लोग यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और इनके बारे में जानते हैं। अगर आप गोंड जनजाति की बात करते हैं तो आपको मैंने बता दिया कि ये प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। जैसे कि हमारे यहाँ टोटल हम लोग जो ट्राइब्स ग्रुप देखते हैं उसको अभी हमने 43 देखा हुआ है, है ना, किसके लिए? ब्रिजिया के बाद। ठीक है, ये हमने देखा हुआ है। लेकिन आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन में 42 आ जाए तो 42 को लगा के आना है। वो उस दिन मैंने आपको समझाया था, 43 आए तो 43 आपको कर देना है। ठीक है, आपको चिंता बिल्कुल करना नहीं है। अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम लोग देखेंगे गोंड जनजाति के बारे में। तो गोंड जनजाति के बारे में संकेंद्रण देखना है, निवास स्थान देखना है। तो कहां पर आपको दिखाई देगा इनका निवास स्थान? तो आपको याद रखना है पूरे छत्तीसगढ़ में आपको गोंड दिखाई देता है। लेकिन आपको अगर किसी से कहीं से स्टार्ट करना पड़े जनजाति को तो आप स्टार्ट कर सकते हैं बस्तर संभाग, बिलासपुर संभाग, कोरबा, कवर्धा, पूरे छत्तीसगढ़ में आपको दिखाई देता है। इसलिए मैं बता दे रहा हूं गोंडों के लिए आपको कभी कोई पूछे संपूर्ण छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है, संपूर्ण छत्तीसगढ़, ऐसा आपको याद रखना है। उसके बाद आप लिख सकते हो बस्तर, बिलासपुर, कवर्धा, और यहां पर बस्तर का मतलब है बस्तर संभाग। ठीक है, बस्तर संभाग। बिलासपुर का मतलब याद रखना है, यहां पर भी बिलासपुर संभाग है। यहाँ पर दुर्ग, रायपुर, ये सभी आ जाते हैं। इसलिए इसमें गोंड में आपको पूरा इसका संकेंद्रण मान के चलना है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आपको दिखाई देता है गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये जो गोंड शब्द दिखाई दे रहा है, ये गोंड शब्द जो है वास्तव में तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से बना है। किससे बना है? कोंड शब्द से बना है, शब्द से बना है। याद रखिएगा
तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से बना हुआ है। यह शब्द जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पर्वत। चलिए लिख लेते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है पर्वत। इसीलिए आप यह कह सकते हैं गोंड स्वयं को क्या कहते हैं? गोंड स्वयं को कहते हैं भैया अपने आप को कोंड के निवासी, या आप कह सकते हैं पर्वत के निवासी, कोंड के निवासी मानते हैं। याद रखना है कौन? गोंड अपने आप को, कोंड शब्द किससे बना हुआ है? तेलुगु भाषा से बना हुआ है, और इसी कोंड का अपभ्रंश है गोंड आपको दिखाई देता है। अगर आपको हम बताएं छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की कुल 30 शाखाएं हैं। कितनी? 30। अपने दिमाग में बात को बैठाइएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। कुल टोटल पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे जनजाति में, तो मैंने आपको बताया था अभी निकाल करके 56% है। और इसकी शाखाएं कितनी हैं? आप कहेंगे कुल 30 शाखाएं हैं इनकी। कितनी? 30 शाखाएं हैं। इस बात को भी दिमाग में उतारिएगा, 30 शाखाएं हैं गोंड जनजाति की। यहां तक बात क्लियर हुआ क्या? गोंड जनजाति की कितनी शाखाएं हैं? 30। किस शब्द से बना हुआ है गोंड शब्द? तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से बना हुआ है गोंड। जबकि इसका कोंड का अर्थ क्या होता है? कोंड का अर्थ होता है कोंड के निवासी। याद रखिएगा, कोंड के निवासी का मतलब क्या होता है? पर्वत के निवासी। तो गोंड जो है अपने आप को कोंड का निवासी अर्थात पर्वत का निवासी बताते हैं। इसी प्रकार से हमने देखा था अबुझमाड़िया के लिए वो स्वयं को मेटाभूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाभूम। और मेटाभूम का भी मतलब क्या होता है? तो मेटाभूम का भी मतलब होता है, आपको मैंने बताया था क्या होता है मेटाभूम का मतलब जी, पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था। चलिए बताइए तो क्या होता है मेटाभूम का मतलब? पर्वतीय भूमि। और पर्वतीय भूमि में पर्वत के निवासी वो भी अपने आप को मानते हैं अबुझमाड़िया। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं किसको? गोंड को। गोंड के बारे में आपने देख लिया अभी तक 30 शाखाएं। आपको पूछा जाएगा बताइए गोंड जनजाति के पितृदेव कौन है? आपको बताना है गोंड जनजाति के पितृदेव जो हैं डूमादेव हैं। कौन? डूमादेव। ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है डूमादेव। और डूमादेव के बारे में एक और विशेष बात याद रखना है, डूमादेव को पितृदेव कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है, बताइए बस्तर संभाग में पितृदेव को क्या कहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है। बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग में पितृदेव को क्या कहते हैं? आप कहेंगे डूमादेव। क्या कहते हैं? डूमादेव। तो इन्हीं गोंडों के जो पितृदेव को ये जो डूमादेव मानते हैं, इसी को एग्जाम में पूछा गया था। बस्तर संभाग में बताइए पितृदेव से आशय क्या है? डूमादेव से पितृदेव का आशय है, आपको याद रखना है। इसके अलावा ये लोग किसकी पूजा करते हैं गोंड लोग? आप कहेंगे इनके अलावा ये लोग बूढ़ादेव, दुल्हादेव, ठाकुर देव जैसे देवताओं की पूजा करते हैं। याद रखना है कौन? तो आप कहेंगे गोंड जनजाति जो है किनकी पूजा करते हैं? दुल्हादेव, बूढ़ादेव, साथ ही साथ डूमादेव जैसे देवों की भी पूजा करते हैं। बस्तर के बस्तर के बोलता हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति। बूढ़ादेव, दुल्हादेव, ठाकुरदेव, बस्तर संभाग में पितृदेव जिसको कहते हैं डूमादेव जैसे देवताओं की पूजा करते हैं गोंड जनजाति। इनकी कुल 30 शाखाएं हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनकी संपर्क बोली को क्या कहते हैं? इनकी संपर्क बोली को कहते हैं गोंडी। नोट करके लिख सकते हैं, बस्तर संभाग की संपर्क भाषा हल्बी है, जबकि गोंडों की संपर्क बोली क्या है? आप कहेंगे गोंडी इनकी संपर्क बोली है। प्रचलित विवाह, अगर हम विवाह की बात करते हैं गोंड जनजाति में, तो इनमें आपको कई टाइप्स के विवाह दिखते हैं, जैसे कि गुरावट। क्या? गुरावट विवाह दिखाई देता है। पायसोतुर दिखाई देता है। इसके अलावा आपको इनमें एक प्रकार का कह सकते हैं, है ना, क्या कहते हैं? एक प्रकार का आप कह सकते हैं जी सेवा विवाह। क्या कह सकते हैं? सेवा विवाह, जिसको कहते हैं घर जमाई। क्या कहते हैं? घर जमाई। घर जमाई विवाह। इसमें एक प्रकार का आपको विवाह दिखाई देता है जिसको घुसपैठ विवाह कहते हैं, जिसको आप लोग पैठू या ढुकू के नाम से भी जानते हैं। जबकि ढुकू को हमने देखा था हट विवाह के रूप में। किस जनजाति में? तो कोरवा जनजाति में हमने देखा था
धुकुको, ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको किसी एक में लेना पड़े, आप पहाड़ी कोरवा में ही उसको लेना है आपको, धुकुको। ठीक है, इनमें उड़हरिया जैसे भी विवाह आपको दिखाई देते हैं। गुरावट का मतलब होता है विनिमय विवाह, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, विनिमय, विनिमय मतलब क्या होता है? विनिमय मतलब होता है यह विवाह जो होता है ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच में, इसमें एक दूसरे के साथ विवाह करा दिया जाता है, इसको कहते हैं विनिमय विवाह। क्या कह देते हैं? विनिमय विवाह कह दिया जाता है, याद रखना है। जबकि पायसोतुर विवाह क्या है? पायसोतुर का मतलब होता है अपहरण विवाह। क्या होता है? अपहरण विवाह। अपहरण विवाह होता है इसका मतलब। घर जमाई मतलब एक प्रकार का सेवा विवाह का प्रकार है। किसका प्रकार है? सेवा विवाह का प्रकार है। गोंड जनजाति में सेवा विवाह को क्या कहा जाएगा? घर जमाई, पायसोतुर, गुरावट। ठीक है, इतनी बातों को आपको याद रखना है। गोंड सबसे बड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ की, इसके अलावा इसका निवास स्थान संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। इसकी कुल 30 शाखाएं हैं। इसमें जो गोंड देखते हैं वो कोंड शब्द से बना हुआ है, जो कि तेलुगु भाषा का शब्द है, जहां पर कोंड का अर्थ क्या होता है? कोंड के निवासी से लिया गया है। कोंड का निवासी मतलब पर्वत का निवासी, आप समझ सकते हैं। पितृदेव की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है, पितृदेव बस्तर संभाग में गोंड जनजाति में डुमा देव को कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये लोग बूढ़ा देव, दुल्हा देव, ठाकुर देव जैसे देवताओं की पूजा करते हैं। इनमें गुरावट, पायसोतुर, साथ ही साथ घर जमाई जैसे सेवा विवाह का भी प्रकार आपको दिखाई देता है गोंड जनजाति में। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं गोंड जनजाति के बारे में। यह स्वयं को कोयतुर कहते हैं। जैसे कि ये हम अबुझमाड़िया को देखे थे ना, अबुझमाड़िया स्वयं को मेटाभूम कहते थे, ये लोग कहते हैं स्वयं को कोयतुर। क्या कहते हैं? स्वयं को कोयतुर कहते हैं। और कोयतुर का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है पर्वत के वासी। क्या होता है भैया? पर्वत का वासी इसका अर्थ होता है। अर्थ क्या होता है? पर्वत के वासी। तो आपके लिए, सभी के लिए एक ही लाइन चल रहा है। ये अपने आप को क्या कहते हैं? तो अबुझमाड़िया मेटाभूम कहते हैं। वहां पर भी पर्वतीय भूमि उसका अर्थ होता है, स्वयं को पर्वत के लोग मानते हैं। ये लोग भी कोयतुर कह रहे हैं अपने आप को, इसका भी अर्थ क्या होता है? पर्वत के वासी। तो पर्वत के वासी याद रख लेंगे तो कॉमन आपके लिए चीजें होने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा गोंड जनजाति में अलग अलग पर्व, लेकिन अलग से जब मैं पर्व पढ़ाऊंगा तो सबको और डिटेल करूंगा। यहां पर एक दो को बता दे रहा हूं जो एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा मेघनाद पर्व। क्या? मेघनाद पर्व। आप कहेंगे मेघनाद पर्व कौन मनाते हैं? मेघनाद पर्व आप कहेंगे गोंड जनजाति मेघनाद पर्व मनाती है। इसके अलावा और कौन से पर्व मनाते हैं लोग? तो आपको आगे मैं और बताऊंगा। अभी के लिए आपको इनके पर्वों में सबसे प्रमुख जो याद रखना है, मेघनाद पर्व याद रखना है। इसके अलावा ये लोग नवाखाई की पर्व मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नवाखाई का पर्व मनाते हैं। और गोंड जनजाति या जनजाति समूह में त्योहारों को पंडुम के रूप में माना जाता है। किसके रूप में? पंडुम के रूप में माना जाता है। याद रखिएगा, ये लोग नवाखाई का भी पर्व मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नवाखाई जैसा पर्व मनाते हैं। आगे मैं आपको डिटेल में चीजों को बताऊंगा। अभी आपको समझते हुए चलना, मेघनाद पर्व कौन मनाते हैं पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, डायरेक्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति मेघनाद पर्व से संबंधित है, वो है गोंड जनजाति। ठीक है, पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? तो पंचायत प्रमुख को ये लोग बेचारे लोग आराम से राजा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? राजा कह देते हैं। याद रखिएगा, साथ ही साथ ये लोग भोई कह देते हैं। क्या कह देते हैं? भोई। तो राजा और भोई भी कहते हैं ये लोग अपने पंचायत के प्रमुख को। यह आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपको गोंड से पूछा जाएगा बार बार। बताइए गोंड जनजाति कौन सा पर्व मनाती है? मेघनाद पर्व। बताइए गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 56% है। जबकि आपको पूछा जाएगा इसकी कितनी शाखाएं हैं? 30 शाखाएं हैं। आपसे पूछा जाएगा बताइए गोंड जनजाति जो है वो गोंड किससे बना है? आप कहेंगे तेलुगु भाषा के कोंड से बना हुआ है। ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इनकी संपर्क बोली क्या है? गोंडी इनकी संपर्क बोली है। ठीक है भैया, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किस जनजाति की उपजातियां हैं? आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में नोट करके यहां पर याद रखना है, नोट। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उपजातियां कितनी भैया? आप कहेंगे कुल टोटल 41।
41 टोटल याद रखिएगा, 41 उपजातियां हैं किसकी? गोंड की। सर्वाधिक उपजातियां हैं गोंड की। और संख्या कितनी है इसकी? 41 उपजातियां हैं गोंड की। इस बात को भी दिमाग में बैठाइएगा। शाखाएं 30, उपजातियां गोंड की 41, प्रतिशत कितना है इनका जनजातियों में? 56%। पूरी बातों को याद रखना है। और पूरे प्रदेश की संख्या का अगले स्लाइड में मैं इसको लिखवाऊंगा भी, चिंता आपको नहीं करना है, ठीक है। युवागृह, आपको युवागृह पूछा जाएगा। आपको युवागृह लिखना है। गोंड जनजाति के युवागृह को कहते हैं गोटुल। क्या कहते हैं? गोटुल। अब आप कहेंगे सर ये गोटुल नहीं है, घोटुल है। आप सुधार लीजिएगा। प्रशासकीय प्रतिवेदन में लिखा जा चुका है, अब इसको गोटुल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गोटुल कहा जाएगा। चेरिक, मुटियारिन, बिलोसा है ना, दुलोसा, सिरेदार क्या है? आपको जब यूथ क्लब पढ़ाऊंगा, युवागृह पढ़ाऊंगा सभी का, वहां पर लिखवाऊंगा। याद रखना है। अभी केवल गोटुल आपको याद रखना है। इनके युवागृह को कहा जाता है गोटुल। गोटुल जो है किससे बना हुआ है? ये गोंगा स्थल क्यों कहते हैं? गोंगा स्थल का अर्थ क्या होता है? सब मैं आपको बताऊंगा। यहां पर कौन से नृत्य किए जाते हैं, किस प्रकार के गीत गाए जाते हैं, किसको समर्पित होता है, गोटुल के देवता लिंगोपैन कैसे हैं, सब पर चर्चा करेंगे। आपको केवल धैर्य रख करके चीजों को पढ़ना है। लेयर बाय लेयर अगर आप पढ़ाई करते हैं तब कोई चीजें आपके दिमाग में बैठते जाती है। हो सकता है आपने पहले इस टॉपिक को पढ़ा हो, आपको ये लग रहा होगा कि ये एकदम बेसिक बात है, पर आप ये सोच कर देखिए, आपके साथ चलने वाला एक और व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है, पहले दिन स्टार्ट करना चाहता है, उसको कुछ भी नहीं आता है। उसके लिए क्या राजा भोई, क्या मेघनाथ पर्व, क्या कोयतुर, क्या 41 शाखाएं, क्या 30 शाखाएं, क्या 41 उपजातियां, क्या कोंड शब्द, ये बहुत बड़ी चीजें होती है। तो बताओ टीचर, हम यहाँ पर सबके लिए सोचते हैं इक्वल रूप से, सबके लिए हम चाहते हैं कि लेयर बाय लेयर चीज़ों को पढ़े। और आप भी जो आप पढ़ चुके हैं, आप यकीन मानिए जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब आ जाता है बात मृतक संस्कार की। जनजाति समुदाय में मृतकों को अलग अलग प्रकार से दफनाने की, जलाने की, और आप कह सकते हैं भैया यहाँ पर अलग अलग मृतक संस्कार प्रचलित है जनजाति समुदाय में। आपने पढ़ा था कुछ दिन पहले अबुझमाड़िया के बारे में। अबुझमाड़िया में मृतक संस्कार के बाद लोगों को जब दफना दिया जाता है तो उनके ऊपर एक मृतक स्तंभ गड़ाया जाता है, जिसको हनाल गट्टया या अनाल गट्टया कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से बस्तर संभाग में लोगों को जलाने की भी प्रथा प्रचलित है। इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे आप अपने आसपास देखते होंगे कि 10 दिन के बाद में किसी के यहाँ दशगात्र होता है, किसी के यहाँ तिज नहावन होता है 3 दिन के बाद में। उसी प्रकार से इनमें भी आपको देखने को मिलता है मृतक संस्कार। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए गोंड जनजाति में 3 दिन के बाद जो मृतक संस्कार होता है उसको क्या कहते हैं, और 10 दिन के बाद होता है उसको क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है 3 दिन बाद जो होता है, 3 दिन बाद इसको कहा जाता है कोज्जी। क्या कहते हैं? कोज्जी कहते हैं भैया, याद रखना है कोज्जी, कोज्जी कहते हैं। जबकि आपसे पूछा जाएगा 10 दिन बाद, क्या 10 दिन बाद, इसको आपको याद रखना है कुंडा मिलन, कुंडा मिलन समारोह। ठीक है, तो कोज्जी और कुंडा किससे संबंधित है? ये दोनों ही गोंड जनजाति के मृतक संस्कार से संबंधित है। 3 दिन बाद जो होता है वो कोज्जी है, 10 दिन बाद जो होता है वो क्या है? कुंडा मिलन संस्कार। क्या है? कुंडा मिलन समारोह या संस्कार। यहां पर मैं लिख देता हूं, संस्कार लिख देता हूं, संस्कार। ठीक है, इतनी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। गोंड जनजाति भी आपके तरह ही आपके आसपास निवास करते होंगे। आप देखे होंगे जब ये लोग घर बनाते हैं तो घर के दीवारों पर क्या करते हैं? घर की दीवारों पर ये लोग बनाते हैं एक अलंकरण, जिसको कहा जाता है नुहडोरा। क्या कहते हैं? नुहडोरा अलंकरण। कौन सी जनजाति करती है? आपको याद रखना है गोंड जनजाति से संबंधित है नुहडोरा अलंकरण। किसे संबंधित है? गोंड जनजाति से संबंधित है नुहडोरा अलंकरण। इसकी उप जनजातियों को मैं आपको यहाँ पर नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको कंफ्यूज करना मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। वो आपको एग्जाम में पूछना होता, पूछ लेता, आज तक अभी तक नहीं पूछा है। चूंकि हम यहाँ पर एसआई कांस्टेबल जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे यकीन है वो चीज़ें आपको
नहीं पूछे जाएंगी, उन चीज़ों को मैं फालतू का आपके लिए लेकर के नहीं आ रहा हूं। जो पूछा जा सकता है उतना डिटेल में आपको यहां पर करवा रहा हूं। ठीक है भैया, इतना आपको याद रखना है गोंड जनजाति के बारे में। और गोंड जनजाति के बारे में क्या क्या चीज़ें याद रख सकते हो, आपको गोंड जनजाति के बारे में इन विशेष बातों को याद रखना है। गोंड प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया है। गोंड जनजाति प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का 56% है, इस बात को याद रखना है। कुल जनजाति जनसंख्या का, देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, टोटल पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार 2,55,45,198 आपको दिखाई देता है। इसमें से टोटल पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन आपको याद रखना है 78,22,402 आपको 902 आपको दिखाई देता है। क्या 902 आपको दिखाई देता है एसटी पॉपुलेशन। क्या दिखाई देता है, एसटी पॉपुलेशन 78,22,902 किसका है भैया, एसटीओ का है। इसमें से मैंने आपको बताया था इसी एसटी का टोटल जो है 56% आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। टोटल क्या है, 56% जो है ये गोंड है। कौन है, गोंड है। और ये संख्या में मैंने आपको कुछ देर पहले आपको बताया था कितना हमने लिखा था, तो हमने लिखा था 42,98,404। क्या लिखा था हमने, 42,98,404। ये संख्या में है और ये परसेंटेज में है इसी का। ठीक है, ये इसी का है। अब अगर आपको पूछा जाएगा बताइए कि भैया प्रदेश की कुल जनसंख्या का, देखिए 2,55,45,198 का ये जो एसटी पॉपुलेशन जो आप देख पा रहे हैं वो कितना है, तो आपको याद रखना है वो है 17.57%। कितना है, 17.57%। आंकड़ों को भी आपको समझते हुए चलना है। क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, इन चीजों को आपको समझने की आवश्यकता है। क्लियर हुआ, क्या बातें समझ चुके हो क्या? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ते हैं। कुल जनजाति जनसंख्या, ये यहां पर मैंने और आपके लिए लिखा हुआ है, इसी चीज को मैंने आपको ऊपर और समझा दिया है पहले भी। इतनी बातों को आपको याद रखना है गोंड जनजाति के लिए। गोंड जनजाति में अलग अलग आपको आगे मैं बताने वाला हूं कि इनमें किस प्रकार के नृत्य होते हैं, किस प्रकार के पर्व होते हैं, कैसे इनका रहन सहन है, आगे इनमें और क्या क्या चीजें हो सकती है, अलग से जब पढ़ेंगे टॉपिक को और समझ में आ जाएगा। अभी आपको पहले बार के लिए, फर्स्ट टाइम के लिए इतनी बातें आपको दिमाग में उतार करके रखना है। आई होप आप सभी को गोंड के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दिया है अच्छे से कंठस्थ हुआ होगा, आपने इसको समझ लिया होगा, ऐसे मैं मान करके चल रहा हूँ। अब बढ़ते हैं गोंड से आगे और देखते हैं अगली जनजाति के बारे में। अगली जनजाति है भतरा। कौन सी जनजाति है, भतरा। अब अगर हम बात करते हैं तो आपको मैंने बताया हुआ है, पहले भी जनजाति वितरण वाला एक मैंने वीडियो बनाया था, सेकंड वीडियो। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जा करके आप देख सकते हैं। आपको मैंने बताया हुआ है छत्तीसगढ़ का मैप बनाना, आपको मैंने सिखाया हुआ है बस्तर संभाग के जिलों को बनाना। ऐसे हम लोग 1 मिनट में बस्तर संभाग को ड्रॉ कर लेते हैं। और आपको मैंने बताया था बस्तर संभाग में इस जिले को याद रखिएगा, ये जिला है बस्तर। यहीं पर आपको दिखा देता है मुख्यतः कौन सी जनजाति, मुख्यतः जनजाति दिखाई देती है आपको भतरा। कौन सी जनजाति, भतरा जनजाति आपको दिखाई देती है। जिला याद रखिएगा, कौन सा जिला है आपसे पूछा जाएगा, आप कहेंगे जिला है बस्तर। बस्तर जिले में आपको इनका संकेंद्रण दिखाई देता है, लेकिन केवल एक जगह आप इसको याद रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। चूंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं ज्यादातर संकेंद्रण अगर मान लीजिए इस क्षेत्र में है तो आपको थोड़ा सा यहां पर भी दिखाई देगा, थोड़ा सा यहां पर भी दिखाई देगा, इसलिए आप लिख सकते हैं संकेंद्रण में सबसे पहले आपको याद रखना है बस्तर। क्या रखेंगे, बस्तर। और बस्तर के बाद आपको याद रखना है यहां पर कोंडागांव थोड़ा सा, फिर आगे याद रखिएगा आपके यहाँ दंतेवाड़ा। क्या याद रखना है, दंतेवाड़ा आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे भतरा का अर्थ क्या होता है, तो भतरा का अर्थ होता है सेवक। क्या होता है, सेवक इसका अर्थ होता है, याद रखना है आपको। इसीलिए एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति, आपसे पूछा जाएगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है क्या करती है जी, सेवा का कार्य करती है, सेवक का कार्य करती है। आप कहेंगे कार्य में सेवक का कार्य, सेवक का कार्य। कहा जाता है काकती वंश के संस्थापक अन्नम देव के साथ ये वो जनजाति है जो छत्तीसगढ़ में पलायन करके आई थी। याद रखना है आपको इनके बारे में। 14वीं सेंचुरी की बात है, 14वीं शताब्दी की बात है। काकती शासक अन्नम देव के साथ
छत्तीसगढ़ आने वाली जनजाति मानी जाती है। भतरा, इसका अर्थ होता है सेवक। बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा क्षेत्र में दिखाई देते हैं, सेवक का कार्य करते हैं, याद रखना है। मूल निवास स्थान क्या है? आप कहेंगे इनका मूल निवास स्थान कहाँ से ये आए हैं, आपको बताना है। आप कहेंगे भैया इनका मूल निवास स्थान दिखाई देता है कौन से जगह पर? आप कहेंगे ये आए हैं उड़ीसा से। कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आए हैं। आपको याद रखना है कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से आए हैं। मूल निवास स्थान के बारे में याद रखना है आपको इतनी बातें, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कहाँ से आए भतरा? बेसिकली सॉरी, उड़ीसा से नहीं जी, बेसिकली ये आए कहाँ से हैं? वारंगल से आए थे। किनके साथ? तो आपको याद रखना है काकती शासक अन्नम देव के साथ ये बस्तर आए थे। कहाँ से? वारंगल से, उड़ीसा से नहीं ना, वारंगल से आए थे, ऐसा याद रखना है। काकती राजा अन्नम देव के साथ वारंगल से ये लोग छत्तीसगढ़ आए थे, ऐसा मानना है। अन्नम देव के साथ काकती शासक। छत्तीसगढ़ आए थे, याद रखना है। काकती शासक अन्नम देव के साथ काकती शासक 14वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आए। इतनी बातों को याद रख लीजिएगा। मूल निवास स्थान की अगर बात करते हैं तो वारंगल से आए थे ऐसा मानना है। कहाँ से? वारंगल से आए थे ऐसा मानना है। किनका मानना है भैया? छत्तीसगढ़ के निवासियों का, क्योंकि अन्नम देव के साथ आ रहे हैं और अन्नम देव कहाँ से आए थे? हमारे यहाँ वारंगल क्षेत्र से आए थे, इसलिए माना जाता है ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? वारंगल के रहने वाले थे। प्रमुख देवी की अगर बात करते हैं इनकी, तो ये लोग किसकी पूजा करते हैं? शिकार देवी की पूजा करते हैं, याद रखना है, शिकार देवी। इसके साथ साथ ये लोग किसकी पूजा करते हैं? माटी देवी की। किसकी? माटी देवी की भी पूजा करते हैं, लेकिन आपको किसको याद रखना है? याद रखना है आपको शिकार देवी। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है शिकार देवी की पूजा करती है? भतरा जनजाति। कार्य क्या है इनका? सेवक का कार्य है। बस्तर क्षेत्र में रहते हैं। भतरा का अर्थ क्या होता है? सेवक। इनकी प्रमुख बोली क्या है? भतरी बोली। क्या बोली है? ये लोग भतरी बोली बोलते हैं, याद रखना है आपको, भतरी बोली बोलते हैं। और इस भतरी पर आपको ओडिया का प्रभाव दिखाई देता है, ओडिया भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। ओडिया भाषा का प्रभाव आपको दिखाई देता है, प्रभाव दिखाई देता है, याद रखना है। भतरी बोली में ओडिया भाषा का प्रभाव आपको स्पष्ट दिखाई देता है, याद रखना है। भतरा जनजाति में बोली क्या है? भतरी। इनकी मुख्य देवी कौन है? शिकार देवी, साथ ही साथ माटी देवी। सेवक का कार्य करते हैं। वारंगल से आए थे काकती शासक अन्नम देव के साथ, याद रखना है। इनके प्रमुख नाट्य की अगर आप बात करते हैं तो आपको दिखाई देगा ये लोग एक नाट्य करते हैं जिसको क्या कहते हैं भैया? जिसको कहते हैं आप लोग भतरा नाट। क्या कहते हैं? भतरा नाट कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे और बताऊंगा भतरा नाट को क्या कहते हैं, इनमें कौन कौन से 20 से 40 लोग रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सभी पर चर्चा करेंगे। अभी केवल आपको याद रखना है भतरा नाट भतरा जनजाति करती है। कौन करती है? भतरा जनजाति करती है भतरा नाट। इतनी बातों को याद रखना है। साथ ही साथ आप इसके बारे में और क्या याद रख सकते हैं? भतरा जनजाति के बारे में, इनके बारे में एक विशेष बात याद रखना है। क्या है और वो विशेष बात? तो एक विशेष बात है, ये जनजाति जो है अपने घर के जो कमरे होते हैं उनको क्या कहते हैं? अपने घर के कमरे को अपने घर के कमरे को बाकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाकरा कहते हैं, बाकरा कहते हैं। कभी पूछ ले तो याद रखिएगा, कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी पूछ ले तो याद रखिएगा, अपने घर के कमरे को ये लोग बाकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाकरा। कई बार बाकरा सुन के आप लोग बकरी लगा देंगे, थोड़ा सा अपने भाषा में ऐसा कहते होंगे भतरी में करके, लेकिन बाकरा का मतलब होता है इनके यहाँ क्या? कमरा, रूम। ठीक है। अब आते हैं माड़िया जनजाति की ओर। कहाँ आते हैं? माड़िया जनजाति की ओर आते हैं। छत्तीसगढ़ में माड़िया जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आपको हम बता दें, केदारनाथ ठाकुर जी ने 1908 में लिखित अपनी किताब बस्तर भूषण में इनके बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि माड़िया जनजाति की 3 अलग अलग उपजातियां हैं।
3 अलग अलग उपजातियां हैं, जिनमें से वर्तमान में अबुझ माड़िया, कुआकोंडा के हल्के माड़िया और तेलंगे के माड़िया उन्होंने ऐसा बताया था। आपको याद रखना है क्या? नहीं रखना है, आपको मैं स्टोरी बता रहा हूं, इतनी बातें आपको याद रखना है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपको पता होगा बस्तर संभाग में एक प्रमुख लेखक आपको दिखाई देते हैं, जिनको कहते हैं आप लोग लाला जगदलपुरी। क्या कहते हैं? लाला जगदलपुरी। उन्होंने 1994 में अपनी किताब में बस्तर इतिहास एवं संस्कृति नामक किताब में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक को कहते हैं दंडामी माड़िया जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, और एक को कहते हैं अबुझ माड़िया जो अबुझमाड़ क्षेत्र में निवास करते हैं। इनका मानना था केवल 2, जबकि इससे पहले मैंने आपको बताया केदारनाथ ठाकुर ने कहा था बस्तर भूषण में 3 टाइप के। इसके अलावा मैंने अभी बताया जगदलपुरी जी का कहना था 2 टाइप का है। कौन कौन से? तो एक है दंडामी और एक है अबुझ माड़िया। तो माड़िया का ही एक टाइप है अबुझ माड़िया, जो कि नारायणपुर के क्षेत्र में निवास करते हैं, जिसको हमने विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत पहले ही कवर कर लिया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो ये अबुझ माड़िया है, इसमें अबुझ माड़िया में जो माड़िया शब्द देखते हो, सॉरी माड़िया नहीं ना, अबुझ माड़िया नहीं ना, माड़िया, ये जो माड़िया आप देखते हैं, इसमें जो माड़िया शब्द में जो माड़ है, क्या है? माड़। इस माड़ का अर्थ क्या होता है पहले आपको ये समझना चाहिए। माड़ का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका मतलब होता है सघन पहाड़ी क्षेत्र। क्या होता है? सघन पहाड़ी क्षेत्र होता है इसका अर्थ। सघन पहाड़ी जंगल या क्षेत्र आपको याद रखना है, इसका अर्थ होता है माड़ का अर्थ होता है, और यहीं से बना हुआ है माड़िया, अर्थात सघन पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों को कहा जाएगा माड़िया। याद रखना है माड़िया के बारे में। अब माड़िया के बारे में जब इतनी बातें को आप जानते हैं, तब अब हम धीरे धीरे चीजों को आगे कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको संकेंद्रण कहां पे दिखाई देगा? चूंकि ये छत्तीसगढ़ है, माड़िया जनजाति की बात हो रही है, अबुझ माड़िया जनजाति की बात हो रही है, हिल माड़िया की बात हो रही है, दंडामी माड़िया की बात हो रही है, तो निवास कहां पर करेंगे? आप कहेंगे पूरे बस्तर संभाग में आपको दिखाई देता है। चूंकि इनके निवास स्थान की अगर आप बात करेंगे तो मुख्यतः हम लोग चालू करते हैं कहां से? सबसे पहले आपको याद रखना है कोंडागांव। कहां से? कोंडागांव। कोंडागांव के बाद आपको याद रखना है दंतेवाड़ा। कहां? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के अलावा नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर में भी दिखाई देता है। याद रख सकते हैं इन सभी जिला को संकेंद्रण के रूप में। चूंकि अब आप देख पा रहे होंगे समूचे जब बस्तर संभाग को कवर कर ले रहा है, तो ऐसा तो कभी पूछेगा नहीं माड़िया किस क्षेत्र में रहते हैं, बस्तर संभाग में रहते हैं। सिंपल सी बात है, आपको दिमाग में रखना है ना। इसीलिए ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं। प्रश्न क्या बनता है? माड़िया शब्द में माड़ का अर्थ क्या है? आप कहेंगे सघन पहाड़ी जंगल क्षेत्र इसका अर्थ होता है। इसी माड़ से माड़िया बने, अर्थात जो सघन जंगली क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, वो माड़िया जनजाति कहलाते हैं। कृषि की बात करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि अबुझ माड़िया करती है कौन सी कृषि? पेद्दा कृषि। और अभी 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 आपने सुना था लाला जगदलपुरी कह रहे हैं बस्तर संस्कृति वाली जो अपने पुस्तक है बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, जो उनका बुक है 1994 में जो उन्होंने लिखा है, उनमें वो बता रहे हैं इसकी 2 टाइप है, एक है दंडामी माड़िया और एक है अबुझ माड़िया। तो अबुझ माड़िया अगर पेद्दा कृषि करती है तो माड़िया भी क्या करती होगी जी? पेद्दा कृषि। कभी आपको घुमा करके पूछे, आपको याद रखना है इनकी भी कृषि को आप क्या कहेंगे? पेद्दा कृषि कहेंगे, क्योंकि इन्हीं का ही एक प्रकार है अबुझ माड़िया। याद रखना है पेद्दा कृषि का भी संबंध आपको दिखाई देता है माड़िया जनजाति से। दिमाग में बातों को अच्छे से उतार करके रखना है। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है जी? बातों को समझना है, और किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके दिमाग में आए तो आप पूछ सकते हैं। पेय पदार्थ की बात करते हैं तो मुड़िया माड़िया जैसे जनजाति में आपको एक पेय पदार्थ दिखता है जिसको आप कहते हैं सल्फी। मुड़िया और माड़िया दोनों में आपको दिखाई देगा सल्फी, और इसी सल्फी को वेलकम ड्रिंक्स ऑफ बस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलकम ड्रिंक्स ऑफ बस्तर कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा किसको कहते हैं वेलकम ड्रिंक्स ऑफ बस्तर? वेलकम ड्रिंक्स ऑफ बस्तर कहा जाता है। किसको? आप कहेंगे वेलकम ड्रिंक्स ऑफ बस्तर कहा जाता है सल्फी को। सल्फी याद रखिएगा, मुड़िया और माड़िया दोनों की ही पेय पदार्थ में आपको याद रखना है सल्फी। ठीक है, चीजों को दिमाग में अच्छे से रखना है। माड़िया जनजाति के बारे में आगे जानते हैं। ये अपने मकान को
वेडू कुर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? वेडू कुर्मा कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं, वेंडू कुर्मा कहते हैं भैया ये लोग अपने मकान को, वेंडू कुर्मा। कौन कहते हैं? माड़िया जनजाति के लोग कहते हैं। इसके अलावा तमाम प्रकार की चीजें हैं, है ना, लेकिन उसको आपको याद नहीं रखना है। आप उसको याद करने जाएंगे, अगही, अपानी, अगाता, सेंटम, वेडू कुर्मा, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था वेडू कुर्मा। मैंने आपको बता दिया है, बाकी को याद करने जाएंगे कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपको याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि आप सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं, आपको उतना सीखना है। चलिए देखते हैं आगे और आपको बताते हैं भैया यहां पर नृत्य के बारे में। ये लोग एक नृत्य करते हैं जिसको कहते हैं द गौर। क्या कहते हैं? गौर नृत्य। क्या कहते हैं भैया? गौर नृत्य कहते हैं। द गौर तो बुक है, गौर नृत्य, ठीक है। याद रखिए, गौर नृत्य करते हैं। गौर नृत्य को वेरियर एल्विन ने विश्व की सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। यह भी प्रश्न बना हुआ है, याद रखना है। वेरियर एल्विन ने इसे विश्व की सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। किसे? गौर नृत्य को। कौन करती है? माड़िया जनजाति करती है, याद रखना है। और माड़िया में भी कई बार पूछा गया है कौन, तो इनका ही एक प्रकार है, आपको दिखा देता है, दंडामी माड़िया। कौन? दंडामी माड़िया। तो यहां पर लिख सकते हैं, अगर आपको सब टाइप में पूछ लिया जाए तब आप लिख सकते हैं दंडामी माड़िया। कौन? दंडामी माड़िया, इन्हीं का एक सब टाइप है। दंडामी माड़िया करती है गौर नृत्य, जिसको वेरियर एल्विन ने कहा है विश्व की सबसे सुंदरतम नृत्य। इस बात को याद रखना है, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा मैं और चीजें आपको लिखवाता हूं, जैसे कि आपको पूछा जाएगा, बताइए माड़िया जनजाति से संबंधित पुस्तक। तो सबसे पहले पुस्तक एक याद रखना है, वो है द गौर। किसने लिखा है? तो अभी अभी मैंने बताया, जिस व्यक्ति का नाम वो है वेरियर एल्विन, इन्हीं की किताब है, याद रखना है। कौन सा? द गौर। वेरियर एल्विन जिन्होंने कहा था गौर नृत्य को विश्व की सबसे सुंदरतम नृत्य, ये पुस्तक है। और ये जो है रचनाकार हैं, याद रख सकते हैं। एक और किताब याद रखना है, द मारिया गॉन्स ऑफ बस्तर, ठीक है। याद रखना है ये किसकी रचना है, यह भी एग्जाम में पूछा जाएगा। मारिया को गोंड्स ऑफ बस्तर किसने कहा है? क्योंकि गोंड के ही ये उपजातियां हैं, सभी जातियां ये लोग, इसीलिए इनको द मारिया गोंड्स ऑफ बस्तर नामक पुस्तक किसने लिखा है? आपसे कोई पूछे, आप कहेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, इस बात को याद रखना है। इनके ऊपर दो किताब, कौन कौन से भैया? द गौर वेरियर एल्विन लिख रहे हैं इनके नृत्य से संबंधित, जबकि द मारिया गॉन्ड्स ऑफ बस्तर कौन लिख रहे हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन साहब लिख रहे हैं। इनके ऊपर इस बात को अच्छे से याद रखना है। इनमें तीसरे दिन एक प्रकार का मृतक संस्कार होता है, जिनको ये लोग कुटेह संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? कुटेह संस्कार, एक प्रकार का मृतक संस्कार है, याद रखिएगा, मृतक संस्कार, जिसको कहते हैं लोग कुटेह। क्या कहते हैं? कुटेह संस्कार। क्या कहते हैं? कुटेह। तीसरा दिन होता है भैया, तीसरा दिन होता है। इस संस्कार को याद रखना है। कुटेह संस्कार के बारे में तीसरे दिन या कुछ दिन के बाद में जो संस्कार होता है उसको याद रखना है, तीसरे दिन या कुछ दिन के बाद, याद रखना है। इसको कहा जाता है हमारे यहाँ कुटेह संस्कार। किसमें? आप बताएंगे माड़िया जनजाति में, ठीक है।
ये सभी बातों को आपको याद रखना है माड़िया जनजाति के बारे में। यहाँ तक आपको पूछा जा सकता है माड़िया जनजाति में। आगे बढ़ते हैं, अब आता है मुड़िया जनजाति। क्या आता है? मुड़िया जनजाति। जैसे मुड़िया आता है फिर से आपको संकेंद्रण याद रखना है। तो मुड़िया में आपको सबसे पहले याद रखना है ये किससे बना है। तो मुड़िया जो है मूढ़ शब्द से बना है। किससे बना है? मूढ़ शब्द से बना है। यहाँ पर मूढ़ का अर्थ क्या होता है? मूढ़ का अर्थ होता है पलाश। क्या होता है? पलाश। और पलाश का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे परसा। गांव में आपने देखा होगा परसा का पेड़ जंगल में दिखाई देता है, ये उसी परसा को कहा जाता है पलाश। क्या कहते हैं? पलाश कहा जाता है हिंदी में। और इस मूढ़ का अर्थ होता है पलाश। इसी से ये लोग क्या मानते हैं? अपनी उत्पत्ति मानते हैं, अपने शब्द की उत्पत्ति। ये लोग याद रखना है मुड़िया शब्द जो है मूढ़ शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है पलाश। क्या होता है अर्थ? पलाश होता है। संकेंद्रण अगर आप बात करते हैं, जैसे ही मुड़िया शब्द आता है सबसे पहले आपको बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा क्षेत्र दिखाई देता है। यह पूरा बस्तर संभाग में आपको दिखाई देता है। मुख्यतः आपको याद रखना है बस्तर, कोंडागांव। ठीक है, इसी प्रकार से आपको याद रख लेना होता है। साथ ही साथ आपको दिखाई देता है कहाँ पर? तो आप कहेंगे दंतेवाड़ा में। ठीक है भैया, याद रखिएगा। उत्पत्ति जो है आप कहेंगे मूढ़ शब्द से, मूढ़ शब्द। और इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे इसका अर्थ होता है पलाश। क्या होता है? पलाश, जिसको आप कहते हैं परसा। क्या कहते हैं? परसा कहते हैं। कार्य क्या करते हैं? तो ये लोग करते हैं क्या कार्य? काष्ठ शिल्प का काम करते हैं। क्या करते हैं? काष्ठ शिल्प का काम करते हैं। याद रखिएगा, लकड़ी से बने हुए शिल्पकारी करने के लिए फेमस है मुड़िया जनजाति। याद रखना है आपको मुड़िया जनजाति के बारे में। क्या याद रखना है? मुड़िया जनजाति के बारे में आपको याद रखना है काष्ठ शिल्प के लिए फेमस है मुड़िया जनजाति। और मुड़िया की भी युवागिरी को अगर कोई पूछेगा तो आपको याद रखना है, चूंकि यह गोंड की उप जाति है तो इसके भी युवागिरी को कहा जाता है क्या? गोटुल कहा जाता है इसके भी युवागिरी को। लेकिन अगर ऑप्शन में है ना गोंड, मुड़िया, हलबा, बिरहोर ऐसा ऑप्शन हो और पूछा जाए गोटुल किसकी है ना युवागिरी है, तब के कंडीशन में आपको गोंड लेना है, क्योंकि बाकी सब किसकी उपजातियां हैं? गोंड की उपजातियां हैं। ऐसे कंडीशन में आपको दिमाग का प्रयोग करना है। चलिए, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ये जो मुड़िया है वो कौन कौन से प्रकार के नृत्य करते हैं। इनके नृत्य से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। आगे सबको एक्सप्लेन करूंगा, अभी केवल आपको नाम याद रखना है। ये करते हैं पुष्कोलांग नृत्य। क्या करते हैं? पुष्कोलांग नृत्य करते हैं। यह आपको दिखाई देगा इसी गोटुल वाले क्षेत्र में पुष्कोलांग नृत्य करते हैं। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। कौन? याद रखिएगा, पुष्कोलांग नृत्य में मुड़िया जनजाति भाग लेती है। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। नृत्य क्या है? आप कहेंगे पुष्कोलांग। इसके अलावा आपको दिखाई देगा ये लोग नृत्य करते हैं एबाल तोर। क्या करते हैं? एबाल तोर नृत्य करते हैं। ये एबाल तोर नृत्य कब किया जाता है? आप बताएंगे। ये एबाल तोर नृत्य किया जाता है मड़ई मेला के अवसर पर। मड़ई मेला के अवसर पर किया जाता है। और यहाँ पर मड़ई के देवता जिसको कहते हैं अंगादेव। क्या कहते हैं? अंगादेव। इनकी पूजा अर्चना में करते हैं लोग एबाल तोर नृत्य। क्या करते हैं? एबाल तोर नृत्य करते हैं मुड़िया जनजाति के लोग। तो पुष्कोलंगा, एबाल तोर नृत्य। इसके अलावा आपको दिखाई देता है हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा। हुल्की पाटा, माओ पाटा, घोटुल पाटा। घोटुल पाटा जुलांग साई की याद में करते हैं घोटुल पाटा। बताऊंगा बाद में इसको मैं, है ना, मृत्यु के बाद किया जाने वाला घोटुल पाटा, माओ पाटा, हुल्की पाटा जैसे भी नृत्य करती है मुड़िया जनजाति। सभी के बारे में आपको डिटेल करवाऊंगा, चिंता आपको नहीं करना है। अभी केवल आपको चीज़ों को समझना है। एक और मुख्य बात याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, नोट करके लिखना है आपको। नोट करके मुड़िया जनजाति, मुख्यतः मुड़िया जनजाति मुख्यतः क्या करती है? मुड़िया जनजाति मुख्यतः जत्रा परक या
यात्रा परक नृत्य करती है। ये पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना है मुड़िया जनजाति जो है मुख्यतः यात्रा परक नृत्य करती है। यह कथन आपको याद रखना है। कौन सी जनजाति करती है यात्रा परक नृत्य? आप कहेंगे मुड़िया जनजाति करती है, याद रखना है। मुड़िया जनजाति में शहनाई बजाने वालों को क्या कहते हैं? तो भैया एग्जामिनर ने आंसर लिया है इसलिए लिखवाना पड़ रहा है, वरना तो इसको सभी कहते हैं। याद रखना है, छत्तीसगढ़ी शब्दावली है, ये सभी प्रयोग में लाते हैं, याद रखना है। ये लोग क्या कहते हैं आपको पूछा जाएगा, बताइए कि इनमें शहनाई बजाने वाले को मोहराई कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहराई कहा जाता है, याद रखना है। कई जगह इसको मोहरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहराई की जगह में मोहरिया, याद रखिएगा, मोहरिया ज़्यादा सही शब्द होगा, मोहरिया। ठीक है, मोहरिया कहते हैं। इनमें शहनाई बजाने वाले को क्या कहते हैं? मोहरिया कहा जाता है। इतनी बातों को आपने याद रख लिया, आपके लिए ये बातें क्या हो जाएगा, ये बातें यहाँ से क्लियर कट आपको याद होने वाला है। एक शब्द और पढ़ते होंगे आप लोग अपनी किताब में कि मुड़िया जनजाति में सगाई को महला कहते हैं। क्या कहते हैं? सगाई को महला कहते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुड़िया, माड़िया और हलबा ये वो जनजातियां हैं जहां पर आप टीके वैष्णव सर की किताब पढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे देगा कि ये सभी जातियों में महला का अर्थ क्या होता है? महला का अर्थ सगाई होता है। चूंकि ये तीन जातियों में कॉमन है, इसलिए इस फैक्ट को मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूं। ठीक है, इतनी बातों को आपको मान के चलना है। मुड़िया के लिए, माड़िया के लिए, गोंड के लिए, भतरा के लिए हमने चारों को अभी यहाँ तक पढ़ लिया है। बस्तर में और भी जनजातियां हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं इनके बारे में बता रहा था, तो इनके पेय पदार्थों को लिख लीजिए आप लोग। पेय पदार्थों को मैंने बताया था, जैसे कि माड़िया बताते वक्त मैंने बताया था, दोनों का ही आपको सल्फी लिखना है। सल्फी आपने लिख लिया, इसी को वेलकम ड्रिंक्स ऑफ बस्तर कहते हैं। युवागिरी भी आपको यहाँ पर क्या लिखना है? गोटुल लिखना है। आपको मैंने बता ही दिया, गोटुल के संस्थापक लिंगोपेन को कहा जाता है। गोटुल में जो गोटुल शब्द है उसका अर्थ गोंगा स्थल से लिया गया है। गोंगा स्थल का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति का स्थल। ये ऐसा यूथ क्लब होता है जहां पर अविवाहित कन्या और कह सकते हैं नवयुवक जाते हैं और यहाँ पर आने वाले भविष्य के गृहस्थ जीवन के बारे में जानकारियाँ दी जाती है। साथ ही साथ आने वाले समय के संबंधित यहाँ पर ज्ञाने यहाँ पर सभी को दिया जाता है और अपने भविष्य के लिए इनको सचेत किया जाता है। यहाँ पर वो एक दूसरे से अपनी पसंद से विवाह करते हैं। तो आप सभी को ये सोचना पड़ेगा कि आप जो यूथ क्लब के नाम पर ये कूदते रहते हैं, अभी जो जेनजीस का जो इरा है जिसमें ये कूद रहे हैं कि हमारे समय पर यूथ क्लब देखने को मिलता है, तो आप लोग सोच कर देखिए, आप सभी से सदियों पहले उनके यहाँ स्थापित है क्या? यूथ क्लब, युवागृह। सबका अलग अलग युवागृह है। पढ़ेंगे धूम क्रिया का क्या विशेषता है, गोटुल की क्या विशेषता है, कोसी गोटुल किसका है ना, धांगा बक्सर किसका है ना, रंगभंग सब पढ़ेंगे। किसी पर हम लोग कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मतलब एकदम ऐसी चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में टू द पॉइंट पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे बताइए कि इनके प्रमुख देवता कौन है, तो आपको याद रखना है प्रमुख देवता में आप लोग ठाकुर देव, बूढ़ा देव जैसे देवता को याद रख सकते हो। बूढ़ा देव पहले प्राथमिकता याद रखना है बूढ़ा देव को। फिर ये लोग ठाकुर देव को भी पूछते हैं, साथ ही साथ इनके यहाँ देवगुड़ी जैसे चीज़ें भी बनी होती है, उनको भी ये पूछते हैं। अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हैं, बूढ़ा देव, ठाकुर देव। चलिए बढ़ते हैं आगे। धुरवा या प्रजा जनजाति के बारे में आपको पढ़ना है। धुरवा या प्रजा जनजाति के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है धुरवा या प्रजा के बारे में? सबसे पहले आपको याद रखना होता है कि ये वो जनजाति है जो छत्तीसगढ़ में कैसे और कहाँ पर निवास करती है। सबसे पहले आप कहेंगे धुरवा जनजाति। बस्तर आपको याद रखना है, इसके लिए भी क्या याद रखना है? बस्तर सभी के लिए अभी कॉमन हो रहा है, इसलिए मैंने कहा था आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं बस्तर संभाग की जनजातियों को पढ़ रहे हैं। इसमें आपको बस्तर के साथ सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव जैसे जिलों को याद रखना होता है। इनके लिए धुरवा या प्रजा के लिए ये जो होते हैं
परजी बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परजी बोली बोलते हैं। धुरवा जनजाति के लोग परजी बोली बोलते हैं, याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा इनमें धार्मिक कार्य करने वाले को क्या कहते हैं और शुद्धि कार्य करने वाले को क्या कहते हैं। यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा धार्मिक कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है, और साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर जो शुद्धि का कार्य काम करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो जो धर्म का काम करता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो जानी? याद रखना है, जो धर्म का काम करता है जानी उनको हमेशा शुद्धि मिलती है, वो कहीं पर भी नहीं भटकते हैं। याद रखना है, भट्ट नायक। तो धर्म का काम से जानी याद रख लेंगे, और जो धर्म का काम करेंगे उनको कहेंगे जानी। जो शुद्धि का कार्यक्रम करेंगे वो कभी नहीं भटकेंगे, इसे याद रख लेंगे भट्ट नायक। क्या याद रख लेंगे? भट्ट नायक। जानी और भट्ट नायक दोनों को आपको याद रखना है। जो धार्मिक कार्य करे वो है जानी, और जो शुद्धिकरण का काम करे वो है भट्ट नायक। क्या है? भट्ट नायक। साथ ही साथ ग्राम के मुखिया को प्रजा या ध्रुवा जनजाति में कहा जाता है। क्या? प्रजा या ध्रुवा जनजाति में कहा जाता है ग्राम के मुखिया को मडूली। क्या कहते हैं? मडूली। याद रखना है, ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता है? प्रजा या ध्रुवा जनजाति में आपसे पूछा जाएगा, आप कहेंगे मडूली। आपको पूछा जाएगा कौन सी बोली बोलते हैं? परजी बोली बोलते हैं। आपको पूछा जाएगा धार्मिक कार्य करने वाले को जानी किस जनजाति में कहते हैं? आप कहेंगे ध्रुवा या प्रजा जनजाति में। किसको कहा जाता है भट्टनायक? जो शुद्धिकरण का काम करते हैं, और जो शुद्धिकरण का काम करते हैं वो कभी भी भटकते नहीं है, भट्ट नायक। याद रखना है आपको इस प्रकार से चीज़ों को। इतना चीज़ आप याद रखते हैं तो आपके आने वाले टाइम के लिए चीज़ें जो है आसान हो जाती है। याद रखना है। इसमें ग्राम वेद को क्या कहते हैं? इसमें ग्राम वेद को ध्रुवा या प्रजा जनजाति के लोग दिसारी या गुरमेन कहते हैं। याद रख सकते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं तो याद रख लेना, नोट करके। ग्राम वेद को दिसारी या गुरमेन कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है, किसके लिए? ध्रुवा या प्रजा के लिए। इतनी बातें अगर आपको क्लियर कट याद है तो आपसे जो पेपर में पूछा जाएगा प्रश्न वो आप मान के चलिए कि आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ये ध्रुवा और प्रजा के बारे में कंप्लीट चीज़ों को याद रखना है, इतना ही आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा जो और अन्य फैक्ट्स होंगे, एक आध जो फैक्ट होगा वो आगे जब हम पढ़ेंगे कवर हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। आज के लिए इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हलवा जनजाति के बारे में। हलवा जनजाति का संकीर्ण मैंने आपको बताया हुआ है, याद करना है आपको। कांकेर से स्टार्ट करना है। आप आगे बढ़ते हैं कांकेर से कोंडागांव की ओर। कोंडागांव से आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाई देता है क्या? आपको दिखाई देता है धमतरी। धमतरी के साथ बालोद, और बालोद के साथ राजनांद, सॉरी अभी आपको याद रखना है मोला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। यहाँ पर याद रख सकते हैं। मोटा मोटी आपको हलवा का संकेंद्रण दिखाई देगा। बोली क्या बोलते हैं लोग? हलवा लोग। तो आप कहेंगे भैया हलवी, और इसी हलवी को क्या कहते हैं आप लोग? इसी हलवी को कहते हैं आप लोग बस्तर की संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा। मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य इनका आपको याद रखना है, इनका मुख्य कार्य है कृषि का। क्या है? मुख्य कार्य इनका कृषि का है। परंतु इनकी विशेषताओं में हम याद रखना है कि ये जो है हलवा जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है। और ये जो आंकड़े हैं प्रतिशत के आधार पर है। क्या है? प्रतिशत के आधार पर है, संख्या के आधार पर अभी नहीं है। याद रखना है प्रतिशत के आधार पर है। इस अकॉर्डिंग से याद रखिएगा, 3 टॉप की याद रखना है आपको साक्षरों के लिए। सबसे पहले आपको हलवा याद रखना है। हलवा लगभग 76% के साथ पहले नंबर पर है। इसके बाद 70% के साथ आपको दिखाई देता है प्रधान,
फिर उसके बाद 68% के साथ आपको दिखा देता है उराव। तो भैया जिस किताब से आप पढ़ रहे थे अभी तक उराव अपडेट कर लीजिएगा। ये तीनों को आपको टॉप में याद रखना है, हलवा, प्रधान और उराव साक्षरता के क्रम में, लेकिन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज है या आंकड़ा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है विशेष बातों में। दूसरा आपको याद रखना है विशेषता, और क्या है इसकी, तो विशेषता याद रखना है ये पोहा या चिवड़ा बनाने का काम करते हैं, पोहा या चिवड़ा बनाने का काम करते हैं। और कभी ये लिख के आ जाए महिलाएं, तो बिल्कुल करेक्ट कर दीजिएगा। इस जनजाति की महिलाएं जो है पोहा या चिवड़ा बनाने का कार्य करती है, ऐसा आपसे पूछे तो आपको उसको करेक्ट मान के चलना है। नॉर्मल कंडीशन में आप पोहा या चिवड़ा जो है पढ़ सकते हैं हलवा जनजाति में। ये कबीर पंथियों से बहुत प्रभावित है, कबीर पंथी हैं, सर्वाधिक कबीर पंथ के मानने वाले हैं, कबीर पंथ के अनुयायी मान सकते हैं, कबीर पंथ के अनुयायी हैं कौन, हलवी जनजाति के लोग या हलवा जनजाति के लोग, याद रखना है कबीर पंथ के अनुयायी हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है। सर्वाधिक की जगह पे उपयुक्त शब्द हो जाएगा सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है, हलवा जनजाति। एक विशेष बात और याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, उसको अलग से जब हम पढ़ते हैं उस समय पढ़ते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। बस्तर में एक परंपरा है जिसको आप लोग कहते हैं बस्तर दशहरा, 75 दिनों का मनाया जाता है, विश्व प्रसिद्ध दशहरा, जो कि विजयदशमी जैसा दशहरा नहीं होता है, माता दंतेश्वरी को समर्पित होता है बस्तर दशहरा। इस बस्तर दशहरा में एक परंपरा होता है, एक रिवाज होता है जिसको कहते हैं जोगी बिठाई। क्या होता है, जोगी बिठाई। और इस जोगी बिठाई के कार्यक्रम में आपको याद रखना है, जोगी बिठाई के कार्यक्रम में किसको बैठाया जाता है, हलवा जाति के किसी युवक को बैठाया जाता है सामान्यतः। याद रखना है जोगी बिठाई में किसको बैठाया जाता है, हलवा जनजाति के किसी व्यक्ति को बैठाया जाता है। हलवा जनजाति के बारे में इतनी बातें को आपको याद रखना है। हलवा से जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आपसे निसंदेह जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा हलवा से आपसे बन जाने वाला है। और किसी भी प्रकार की चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी वो आप याद भी ना रखें तब भी चलेगा, इतना बात आपको याद रखना है हलवा के बारे में। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या आगे आपके लिए है। आगे आएगा गदबा। क्या आएगा, गदबा। तो गदबा जनजाति के बारे में आपको याद रखना है, चूंकि ये गोदावरी नदी अपवा तंत्र के आसपास रहते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है गदबा। क्या कहा जाता है, गदबा। तो चलिए लिखते हैं, बस्तर में आपको दिखा देता है, लेकिन बस्तर में भी कहाँ पर दिखाई देता है, तो अभी अभी मैंने कहा गोदावरी नदी अपवा तंत्र वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। और गोदावरी नदी अपवा तंत्र वाले क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, गदबा कहाँ पर दिखाई देगा जी, तो आप कहेंगे ये आपको दिखाई देगा बस्तर के निचले सेक्शन में या बस्तर में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पर आप रखेंगे बस्तर। क्या लिखेंगे, बस्तर। और याद रखेंगे गदबा के बारे में, गदबा जो है मूलतः ओडिशा के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं, ओडिशा के निवासी हैं। अब ये ओडिशा के निवासी हैं तो छत्तीसगढ़ कैसे आए थे, तो आपको हम बता दें काकतीय वंश के शासक माना जाता है, काकतीय वंश के शासक महिपाल देव। कौन, महिपाल देव के साथ छत्तीसगढ़ आए थे और इनका प्रमुख कार्य उस समय क्या था, पालकी ढोना था। इनका प्रमुख कार्य गदबा जनजाति के लोगों को पालकी ढोने के लिए लेकर के आए थे। कौन, तो आप कहेंगे पालकी ढोने के लिए लेकर के आए थे काकतीय वंशी शासक महिपाल देव। इस बात को याद रखना है, गोदावरी नदी तंत्र के क्षेत्र में रहते हैं गदबा, इसीलिए इनको कहते हैं गदबा। ठीक है, गोदावरी नदी के आसपास निवास होने के कारण, आसपास निवास होने के कारण कह दिया जाता है इनको गदबा। इतना आपको याद रखना है, गोदावरी नदी से संलग्नता होने के कारण इनको कह दिया जाता है गदबा जनजाति। इनकी प्रमुख देवी कौन है, आपको याद रखना है बूढ़ी देवी या ठाकुरानी देवी को ये लोग क्या मानते हैं, अपनी प्रमुख देवी मानते हैं बूढ़ी देवी
या ठकुरानी देवी को अपनी देवी मानते हैं, आराध्य देवी मानते हैं। कौन? गदबा जनजाति। इस बात को याद रखना है। इस जनजाति में भी याद रखना है क्या? घोड़ा छूना निषेध है। अब आपसे एग्जाम के लिए दो प्रश्न बन सकते हैं। एक तो हमने पढ़ा था कौन सा? कमार। कमार जनजाति में भी घोड़ा छूना निषेध है और गदबा जनजाति में भी। हमारे साथ जो टेस्ट दे रहे हैं उनको मैंने ये प्रश्न पूछा भी था पहले, जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं उनको मैंने बताया भी था, वहाँ पर क्वेश्चन किया भी था। बताइए निम्नलिखित में से किन किन जनजातियों में घोड़ा छूना निषेध है? तो गदबा और कमार, ये दो ऐसी जनजातियाँ हैं जहाँ पर घोड़ा छूना निषेध है। यहाँ पर लिख लीजिएगा नोट करके ताकि आपको अच्छे से याद रहे। कमार और गदबा, ये दोनों जनजाति में क्या है? आप कहेंगे घोड़ा छूना निषेध। घोड़ा छूना निषेध। ठीक है, इतनी बातों को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दोरला के बारे में। किसके बारे में? दोरला के बारे में देखते हैं और दोरला के बारे में समझते हैं कि दोरला कहाँ पर रहते हैं और किस क्षेत्र में निवास करते हैं और इनसे क्या क्या प्रश्न बनता है। तो दोरला के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, आप बताएंगे कि दोरला किस क्षेत्र में रहते हैं। आप कहेंगे दोरला जो है ये बस्तर में बीजापुर सुकमा वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। कहाँ पर? बीजापुर प्लस सुकमा वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। कहाँ पर? बीजापुर और सुकमा वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। इन्हीं को आप लोग कोया के नाम से भी जानते हैं। कोया जनजाति भी कहते हैं इसी को, कोया जनजाति भी कहते हैं इसी को, कोया जनजाति भी इसी को कहते हैं। अन्य नाम याद रख सकते हैं यहाँ पर, अन्य नाम के रूप में इसी को कहते हैं कोया जनजाति। बोली तो दोरला लिखा हुआ है तो ये बोलते हैं क्या? दोरली बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोरली बोली का प्रयोग करते हैं। देवता की बात करें तो आपको याद रखना है भीमा देवता या भीमुल देव की पूजा करते हैं। भीमा देवता या यहीं पर इसको भीमुल भी लिख सकते हैं। भीमुल देव की पूजा करते हैं। कौन? दोरला जनजाति के लोग, जो कि निवास करते हैं कहाँ पर? निवास करते हैं छत्तीसगढ़ के दक्षिण जिले में, सुकमा और बीजापुर जिले में। याद रखिएगा रसोई घर को दोरला जनजाति के कहा जाता है ओजल। क्या कहते हैं? ओजल कहते हैं। याद रखिएगा ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कीजिएगा। दोरला जनजाति के रसोई घर को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है दोरला जनजाति के रसोई घर को कहते हैं ओजल। क्या कहते हैं? ओजल। प्रमुख पर्व की अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे, दोरला जनजाति जो है प्रमुख पर्व कौन से मनाती है? आप कहेंगे दोरला जनजाति के द्वारा जो पर्व मनाया जाता है उसको आप लोग कहते हैं कप्पल पंडुम पर्व। क्या कहते हैं? कप्पल पंडुम पर्व कहते हैं। याद रखना है आपको, कप्पल पंडुम पर्व। इसी को कई जगह आप पढ़ेंगे मेढकी विवाह या मेढका विवाह। मेढकी विवाह, इसमें क्या होता है मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ याद रखना है दोरला जनजाति मनाती है। याद रखना है आपको कप्पल पंडुम पर्व। कौन सा पर्व है? कप्पल पंडुम पर्व, दोरला जनजाति। ठीक है, इसी को कहते हैं आप लोग मेढका या मेढकी विवाह। याद रखना है आपको कप्पल पंडुम पर्व अच्छे वर्षा की कामना के लिए मनाया जाता है। कप्पल पंडुम पर्व। सभी बातों को अगर आपने याद रख लिया तो आपसे चीज़ें बन जाने वाली हैं एग्जाम के लिए। तो दोरला जनजाति के बारे में आपको केवल इतना ही फैक्ट याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोरला जनजाति को आज के लिए जितनी भी जनजातियां आपको बस्तर से देखना था वो हमने कवर किया है। अब आगे आपको हमारे 20 संभागों से फिर सरगुजा संभाग के जनजातियों को हम कवर करेंगे, जिसमें से उराव जैसे प्रमुख जो जनजातियां हैं उनको हम लोग कवर करेंगे और एग्ज़ाम के लिए पूरा आपको प्रिपेयर कर देंगे। तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे। चीज़ों को बार बार देखना है। नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है। CGPSC प्रयोगशाला परिचारक, आबकारी आरक्षक, CGSI, साथ ही साथ आप कांस्टेबल का अगर लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज तो आप हमारे एप्लीकेशन के साथ जा करके जुड़ सकते हैं। वहाँ से चीज़ों को परचेस करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।